Good afternoon, everyone. I request Dr. Anand to play university song. Thank you, Dr. Anand, for the pleasant start of this webinar. Honorable Vice Chancellor of the Maharaja Sahajirao University of Baroda, Professor Parimal Vyas, a true source of inspiration under whose leadership we are conducting this webinar. Professor Jagdish Jadhav, Dean, School of Social Science, Central University of Rajasthan. Mr. Pradeep Agrawal, Director, Shashwat Vikas Prabodhan Parishad. Dr. K.D. Yadav, Regional Coordinator of Unnat Bharat Abhiyan, Gujarat. Professor B.S. Chakravarti, Director, Internal Quality Assurance Sale, the Maharaja Sahajirao University of Baroda. Professor M.N. Parmar, Coordinator, Unnat Bharat Abhiyan, the Maharaja Sahajirao University of Baroda. Senate and syndicate members of this Maharaja University of Baroda, Deans of faculties, dear participants, and those who have joined Facebook Live. On behalf of the Maharaja Sahajirao University of Baroda, I, Sheetal Shinkhede, welcome you all for this national webinar on Initiative for Rural Development and National Education Policy. Now I request Professor B.S. Chakravarti, Director IQSC, to welcome the audience and introduce our Honorable Vice Chancellor. Over to Chakravarti sir. धन्यवाद शीतल जी। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आदरणीय प्रोफेसर परिमल व्यास सर, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस के डीन एवं सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट काउंसिल के मेंबर प्रोफेसर जगदीश जाधव, शाश्वत विकास प्रबोधन परिषद के डायरेक्टर श्री प्रदीप अग्रवाल जी,
उन्नत भारत अभियान के रीजनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर के.डी. यादव, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में उन्नत भारत अभियान के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर एम.एन. परमार साहब एवं को कोऑर्डिनेटर्स श्रीमती शीतल सिंखेड़े एवं डॉक्टर सतीश बोडला, सीनेट एवं सिंडिकेट मेंबर्स, डीन्स ऑफ फैकल्टीज, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, सभी प्रतिभागी बंधु एवं भगिनीगण, आप सभी को मेरा नमस्कार। महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। आजकल जो व्यापक चर्चा है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की है और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कई आयाम है। इसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय है वो है ग्रामीण विकास। स्वाभाविक है कि ग्रामीण विकास के साथ विश्वविद्यालयों को भी जुड़ना चाहिए और इसका एक प्लेटफॉर्म दिया गया है सरकार के द्वारा जिसका नाम है उन्नत भारत अभियान। इस उन्नत भारत अभियान के तहत महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय ने कई कार्य किए हैं। मैं प्रोफेसर एम.एन. परमार एवं उनकी पूरी टीम को कॉम्प्लीमेंट करता हूं उन कार्यों के लिए। उसका रिकॉग्निशन भी हमको मिला है। जो पैनलिस्ट है और जो प्रतिभागी है उनको मैं बताना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय में सदैव एक्सटेंशन और आउटरीच वर्क एक बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट रहा है और इसीलिए उन्नत भारत अभियान के तहत जो भी हमने काम किया उसमें काफी सहजता रही है हमारे लिए। हमारे शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों ने ही बहुत अच्छा काम किया है उन्नत भारत अभियान के तहत। लेकिन यह तभी संभव हुआ जब हमें एक इंस्पायरिंग लीडरशिप मिली। आज जब मैं बात कर रहा हूं तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे 15वां प्रोग्राम हो रहा है पिछले एक महीने में और इन सबके पीछे प्रेरणा स्रोत, इसका इनिशिएटिव कहिए, इसका कंसेप्चुअलाइजेशन कहिए या इसको जो आगे बढ़ाने वाली बात है उसके पीछे जो एक व्यक्ति जिम्मेदार है वो है हमारे आदरणीय वाइस चांसलर प्रोफेसर परिमल व्यास। वो श्रेय भले ही आईक्यूएसी को देते हैं लेकिन मुझे मालूम है कि उनके बिना ये संभव नहीं था। लेट मी एक्नॉलेज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। और सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपके सपोर्ट के लिए। प्रोफेसर परिमल व्यास सर 2 फैकल्टीज में प्रोफेसर है, फैकल्टीज ऑफ कॉमर्स एज वेल एज फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। गुजरात सरकार द्वारा नियुक्त कई समितियों में वो सदस्य बन रहे हैं और मैं ये बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उनकी लीडरशिप में इस यूनिवर्सिटी को गुजरात लेवल पर भी, गांधीनगर में भी एक ऐसा स्थान मिला है जहां पे इसे सर्वोपरि माना जाता है। कई चीजों में इसे पायनियर माना जाता है और इसका श्रेय भी मैं सर्वथा उन्हीं को ही देना चाहूंगा। इसके अलावा आप नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन के एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर हैं एवं कई नैक पीयर टीम में आप चेयरमैन रह चुके हैं। इससे आगे की मैं आपको निवेदन करूं आपका वक्तव्य देने के लिए, मैं आपसे प्रोफेसर परिमल व्यास साहब, प्रोफेसर एम.एन. परमार, बोडला जी सभी से निवेदन करूंगा कि जो एनर्जी ऑडिट की सर्वे रिपोर्ट है उसको विमोचित करें। नमस्कार प्रोफेसर चक्रवर्ती, बड़ा खुशी का विषय है मेरे साथ जो उन्नत भारत अभियान का जो प्रेरणा स्रोत है प्रोफेसर एम.एन. परमार, डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड डायरेक्टर हायर पेमेंट प्रोग्राम, और उनके साथ जो उनके सहयोगी है वो अभी उपस्थित है। तो आज हम सब प्रतिभागी के समक्ष ये
जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करना चाहेंगे। इसका मैं मानता हूं कि ये कॉपी आप सबके पास पहुंच रही है। Unnat Bharat Abhiyan, the Maharaja Sayajirao University has conducted research on impact of COVID-19 in rural area. UBA volunteers under the guidance of UBA University team visited 5 villages, those who are adapted by the university. The main objective of the study were to understand the effect of COVID-19 in rural areas and its level of awareness, to study special facilities given by the government in rural area, along with the mechanism and strategies adopted by the villagers to combat COVID-19. Total Thank you, 300 thank houses you, covered for this study. थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। आप सभी को अभिनंदन सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक और भी सर्टिफिकेट विश्वविद्यालय की उन्नत भारत अभियान टीम को प्राप्त हुआ है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया हुआ है। तो मैं इसके लिए भी पूरी जो उन्नत भारत अभियान की जो टीम है उनको बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं मानता हूं कि जब हमारे पास फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क है तो और बहुत सारी नई ऊंचाई हम सब मिलकर के छुएंगे। और ये जो पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसके लिए मैं मानता हूं कि जब हम उसका क्रियान्वयन करने के लिए जब हम कदम उठाए तो ये बात भी हम सब ध्यान में रखेंगे। ओवर टू यू डॉक्टर चक्रवर्ती। सर, वन अपील टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, आपके माइक्रोफोन्स म्यूट करके रखें। एक रिक्वेस्ट है, आप सभी के माइक्रोफोन्स म्यूट करके रखें ताकि हमको उद्बोधन साफ साफ सुनाई दे। मैं सर आपसे अब विनंती करता हूं कि आप प्रतिभागियों को उद्बोधित करें। ओवर टू यू सर, थैंक यू। हाँ, नमस्कार, सुप्रभात। जैसे हमारे आदरणीय डॉक्टर चक्रवर्ती जी ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 जुलाई से जब लागू किया गया तो महामहिम राष्ट्रपति की एक अपेक्षा थी कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो हम हमारे स्टूडेंट्स के पास और प्रतिभागी के पास, बाकी और जो हमारे स्टेक होल्डर्स है उनके पास हम लेकर के जाए। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ विश्वविद्यालय जिसको ये उन्नत भारत अभियान के तहत उनको चुना गया है, तो उनको भी एक आदेश ये दिया गया कि आप भी ऐसे लोग जो ग्रामीण विकास में बहुत सारी परियोजना में और सामाजिक सेवा सुरक्षा में कार्यरत है, ऐसे तज्ञ को भी आप इस विषय के साथ आप बात करने के लिए आप आमंत्रित करिए। और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज उन्नत भारत अभियान के और तीसरा जो संगोष्ठी है उसमें हमारे साथ जुड़े हैं श्री प्रदीप अग्रवाल जी, जिनको हम हमारे परिवार के, विश्वविद्यालय के परिवार के ही सदस्य की तरह मानते हैं। आप डायरेक्टर है शाश्वत विकास प्रबोधनी परिषद के। साथ में मैं स्वागत करता हूं और बड़ा आनंद होता है कि हमारे बीच में आज प्रोफेसर जगदीश यादव जी भी जुड़े हुए, डीन फॉर स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, उसके सदस्य है। और जो हमारे रीजनल कोऑर्डिनेटर है डॉक्टर केडी यादव जी, उन्नत भारत अभियान के SVNIT सूरत से। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, इनिशिएटिव फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, I would like to take couple of your minutes to make you understand about because I am sure that there are certain attendees when they are attending this national webinar where probably they might not have heard of Unnat Bharat Abhiyan. Now, Unnat Bharat Abhiyan, it is developed, it is conceptualized with a focus on rural development, as Dr. Chakravarti said. And the strategy of rural development of our country focuses on how can we remove poverty, how can we improve our livelihood opportunities, how can we provide basic amenities, how can we improve infrastructure, especially in the rural villages, and what are the innovative programs that we can
offer to improve the self-employment in the rural villages. And as you all know, more than 63% of the Indian population, they reside in the rural areas. And most of them, they depend on rural agriculture. It is really very, very disappointing in very newspaper, because from couple of days back, just because of lack of information, the initiatives which Government of India has implemented for bringing certain major reforms to empower to empower the farmers, because agriculture is the backbone of this country. And under the Unnat Bharat Abhiyan, I am sure our university team has also focused on organic farming. So, how we can improve the quality of life of the rural population or the people who stay in villages, and how can we provide them self-employment? And this is the purpose of the Unnat Bharat Abhiyan. We all know that the effective rural development strategies, it should focus on what? It should focus on provision of necessary support to the farmer groups. And when I say this, it includes all kinds of support, not just, the financial assistance, but or it could be related with the soil testing, it could be related with the minimum support price, it is related with the organic farming, and so on and so forth. And then one of the challenge that, we really need to address when we talk about the rural development is that how we can help them to distribute their agricultural product. I think logistic is one of the very important challenge that, we are facing. The water management, we all know that, the country is blessed, our country is blessed with almost 300 days we get solar energy with the blessings of God for last several years. Now it is not just that we have to depend simply on monsoon for our agriculture. There are various schemes, that we have now implemented. There is a strategic emphasis even on water harvesting in a big way in our country. We also need to bring in the private sector companies for processing and marketing, which would help farmers. We need to take initiatives for improving and ensuring effective communication for the rural population. We are all aware of rural micro finance services that now we are providing in our country, along with provision for subsidization for the crops, and then how to make farmers understand to make the best utilization of or best use of technology, liberalization of the markets, the pricing structures, when I talk about infrastructure, to provide them all-weather roads, and then how we can ensure improved economic utilization of agriculture residues, byproducts, and the recycling of waste. How can we improve the linkages and the tie-ups with the farmer groups, with the processors and the buyers for increasing, their return, and how we can help them in utilization of the improved seeds, biofertilizers, herbicides and biopesticides, use of the advanced equipments and machines, with the promotion of tree plantation and the plantation in general, and harvesting of the crops. How we can educate the farmers to reduce the labor cost, and if I want to sum up, how can we put efforts to improve and enhance agricultural productivity? Now, this is very, very important. And today we talk about sustainable development. I am sure you are all aware about the concept of sustainable development, along with what providing eco-friendly growth and development of the villages, and creating suitable employment opportunities for them, to see to it that, we can also in some way restrict the migration of people which is taking place in our country. And that is how the concept of Unnat Bharat Abhiyan was, conceptualized. And the conceptualization of this Unnat Bharat Abhiyan, it started with the initiative of a group of faculty members. It's very interesting to, understand that it was in fact, it was conceptualized with the initial initiatives of some of the faculty members of the Indian Institute of Technology, Delhi. And then in one of the program, it was formally launched by the Ministry of Human Resource Development. Now
we should say it is Minister of Education in the presence of the Honorable President of India on 11th of November 2014. And this Unnat Bharat Abhiyan is inspired by the vision of transformational change in the rural development processes by leveraging knowledge institutions to help build the architecture of an inclusive India. When we talk about the Rashtriya Shiksha Niti or the National Education Policy, let us relate it with the mission of the Unnat Bharat Abhiyan. And its mission is to enable higher educational institutions to work with the people of rural India in identifying development challenges and evolving appropriate solutions for accelerating sustainable growth. It aims at creating a virtuous cycle between society and an inclusive academic system by providing knowledge and practices for emerging professions and to upgrade the capabilities of both the public and private sectors in responding the development needs and necessities of the rural people. I am sure at this juncture you are all fully aware of the Pura, Honorable President of our country and the missile man Sri APJ Abdul Kalam ji talked about and advocated the concept of providing urban amenities in rural areas. I think Unnat Bharat Abhiyan is one such initiative with which we are trying to. And I'll tell you, I have said several times, once again I am repeating, that the real challenge before each and every citizen of this country is how we can seamlessly integrate Bharat and India. The real India lives in villages, which is known as Bharat. To me also, Bharat is very, very close to us. And when we talk about the economic growth, I have said it at several times that the human face to that economic growth is very important. How can we remove regional disparities which has widened? Even now we realize the disparities that has been now that we are experiencing even because of the information technology revolution. But more important is how can we take care of the disparities that we face, that we feel it, and then disparities of maybe with reference to social disparities, the economic disparities, the technological disparities. The gap has become more and more wide. The need of the hour is that let's use these Unnat Bharat Abhiyan, which is built, on an understanding of the development agenda, and the higher education institutions has to play a very big role. And I'm very happy to share with you that the National Education Policy, it also talks about, there is a matching of the goals of Unnat Bharat Abhiyan and the National Education Policy, because the National Education Policy and Unnat Bharat Abhiyan both emphasizes on the need for field work, interactions with all kinds of stakeholders, making our education more socially relevant now to achieve social objectives. And it also focuses on how can we build a rural India using various regional agencies. How can we improve our development outcomes? I think when we talk about curriculum design and development, for the first time in the history of our world's biggest democracy, now we're talking about the course objectives and the mapping of it. What kind of skills, what kind of learning is going to take place when student would get enrolled and would aspire for a degree under higher education. And Unnat Bharat Abhiyan, one of the goal of UBA is to foster a new dialogue within the larger community on science, society and the environment, and to develop a sense of dignity and collective destiny. I have said, again I'm repeating in a brief, that yes, the National Education Policy, Bharatiya Shiksha Niti, also focuses categorically on holistic growth and development of student. It is student-centric. And I am very happy to share with you all that the Maharaja Sayajirao University of Baroda is one of the participating institute of Unnat Bharat Abhiyan right from October 2018. And our vision is to involve, other institutions also
to collaborate with other institutions in the process of indigenous development of self-sufficient and sustainable village clusters. Now, this is very, very important. And Unnat Bharat Abhiyan, above all, focuses on it. You know what? It provides an opportunity to students to go and get connected with the villages. It talks about understanding the communities. It talks about understanding the rural realities, which is very, very important. And the major areas of intervention under the Unnat Bharat Abhiyan, it focuses on education, health, holistic perception, and the skills development. And as I said, that we are trying to attain the goal of sustainable, economic growth and development with the strategic emphasis on water management, renewable energy system, and organic agriculture, and providing basic amenities, integrating all these structural network with the use of smart use of information technology. And we need to understand, and I'm very happy to share with all of you that the Maharaja Sayajirao University of Baroda has identified and adopted 5 villages: Kotna, Road Fajalpur, Sakripura, Rajgarh, and Radhyapura. And the university has identified to work into the areas of organic farming, water management, renewable energy, artisans, industries, and livelihood, basic amenities, and then making proper use of information technology, especially for the governance. So we are in the initial stage, and I'm very happy that today, under the Unnat Bharat Abhiyan, because we talk about environmentalism, we talk of ecology, and I'm very pleased to share with you a research study which was undertaken by our team on COVID-19 and its impact on a rural area. I think that is one of the very, very important contribution. I am sure that the findings of these research study would be very, very important and meaningful, and it would help us to realize the vision and mission and the goals of the Unnat Bharat Abhiyan. We are getting a lot of support, and Agrawalji is with us with a lot of strategic focus. He in fact is deeply engaged and involved in promoting the rural growth, taking care of the villages, and he is also involved in preparing students to face the civil service examinations. Once again, I welcome you, and we wish that I have said it in the past. Once again, I say that in whatever way we can have meaningful collaborations with the Prabodhini to conduct various surveys, field studies, impact studies. I believe students now under the new education, under the national education policy, it would be very important for them to go out of the campus, go out of the classroom, connect with the villages, connect with the rural population, spend time with them, understand them, and then use the creativity, their learning in the best possible manner to see to it that whatever that they learn, they make very creative and innovative use of it to make the life more eco-friendly, and we can achieve the sustainable growth and development for our country. I'm sure there will be a lot of takeaways, from today's webinar under the Unnat Bharat Abhiyan, and I'm sure the guidance that we will get from Professor Jadavji, Agrawalji, and the coordinator Yadavji would be of a great help to all attendees. Before I close, once again, I appreciate the participation of my esteemed deans, the entire team of my IQAC, and all other, members of the MSU Baroda, where they have joined us in the webinar through Facebook. I'm sure this is one new dimension, because we had webinar under Unnat Bharat Abhiyan to relate it with the NCC cadets and others. NSS volunteers, we in fact had another webinar, and then we also had a webinar on how can we, bring in social perspective
by linking it with the objectives and the goals of the Unnat Bharat Abhiyan. This is the 4th in a row. I am very happy because 21st to 25th September we are celebrating what is known as Nationally Shiksha Parva. And before I forget, let me remind all of you, today is 24th of September and we are celebrating what is known as the NSS Day. My greetings to all of you. The seats were shown in the Maharaja Sayajirao University of Baroda of the National Service Scheme, which was introduced and implemented from 1969. The Maharaja Sayajirao University of Baroda has created a big impact in terms of participation in the NSS activities, but I think we really need to take it on a big scale. We need to improve the size and scale and the impact in time to come. And I'm sure the team which is participating under Unnat Bharat Abhiyan, Dr. Seetal and Satish ji and leadership of Professor M.N. Parmar, I'm sure we would be able to achieve many more milestones. But rather than that, we would make our presence felt. We would contribute in a meaningful way in the lives of the rural people. Our connect with them, our support to them, I think it's of a paramount importance. And I'm sure today, whatever that we would learn, whatever tips that we would get from the experts, would also help us to improve and strengthen the UBA activities of our university in near future. With these words, I might have overshot the time, but I thought I wanted to integrate the philosophy of rural development, which is the main strategy for which now we have conceptualized Unnat Bharat Abhiyan. The challenge is how can we integrate higher education institutions for promoting rural development using UBA as a strategic tool. And it's a matter of pride that yes, MSU has been identified, selected, and we are making our contribution in some way. My best wishes to all of you, and over to you, Dr. Chakravarti. Thank you. Thank you very much. Namaskar. Thank you, sir. Thanks for your inspiring words. For the further proceedings, may I request Srimati Seetal Singh Khede to kindly take over. Thank you, sir. Thank you, sir, for your kind words of wisdom and blessings. Now I request Professor M.N. Parmar to introduce our guest, Mr. Pradeep Agrawal. Over to you. Namaskar. Parmar. I take this opportunity to welcome and introduce Shri Pradeep Agrawal ji, who is Director of Shashwat Vikas Prabodhan Parishad of Vadodara. Shri Pradeep Agrawal ji has done CA, CS, and he is one of the leading industrialists of Vadodara. Since last 5 years, he has been involved with rural development activities, and he is taking a lot of initiative in organizing NGOs and initiated rural development activities. He is also working particularly in the tribal areas, and under his able leadership and guidance, lot of activities have been initiated by NGO in the tribal development areas. Very supportive and able to organize all the people, taking people together in the rural development activities. And he is, Baroda based and, actively involved with the activities of rural development. So we welcome you, Pradeep ji. Over to Pradeep ji. Namaste, namaste. સાચી વાત છે પણ એનો એ રસ્તો છે. Namaste. Arun, I'm sorry, Dr. Arun put all attendees on a mute.
हमारा जो लॉस सभी को नमस्कार, प्रणाम सबको। आदरणीय परिमल भाई, आदरणीय चक्रवर्ती साहब, परमार साहब, आप सब लोग एकदम मतलब मेरे मित्र, परिवार, गुरुजन हैं। तो मेरे को बहुत थोड़ा फॉर्मल रहना, आप लोगों के साथ में कभी बैठा नहीं, बट फिर भी आज की बातचीत में मैं कोशिश करूंगा। आप सब लोग गुरुजन हैं, शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ बातें जो मैं एज ए संघ के कार्यकर्ता के नाते से करता हूं और संघ ने मेरे को जो जिम्मेदारी दी है, वो बातें मैं आज के इस वेबिनार में रखने का प्रयत्न करूंगा। आशा है आप सब लोग परिवार के साथ में कुशल मंगल होंगे। दो बातें जो परिमल भाई ने बताई अभी कि रूरल इंडिया और रूरल पॉपुलेशन, तो भारत का लगभग 63% जनसंख्या गांवों में रहता है। और दूसरा एक बताया भारत और इंडिया, तो रूरल यानी ग्राम और ग्रामीण जनसंख्या और भारत, ये शब्द जो है आज की तारीख में लगभग ऐसा बोल सकते हैं कि गरीबी के पर्यायवाची बन चुके हैं। किंतु वास्तव में यदि हम थोड़ा भारत के इतिहास में जाएं तो हम सब लोग जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे प्राचीन देश रहा है। भारत विश्व गुरु के स्थान पे प्रतिस्थापित रहा है। भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। तो ये सब जो बातें रही होंगी कि भारत सोने की चिड़िया रहा, भारत विश्व गुरु रहा, भारत जगत गुरु रहा, तो ये हमारी यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी और हमारा यहाँ का जो जीवन व्यवहार था, तो यानी हम अपने जीवन व्यवहार का हर एक क्षेत्र, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे हमारा खान पान हो, चाहे हमारा रहन सहन हो, हमारा खेती हो, हमारा धंधा हो, हमारे जीवन व्यवहार हो, हम सब बातों में समृद्ध थे। इसके कारण हम विश्व गुरु स्थान पे प्रतिस्थापित थे। और आज जैसे मुख्य रूप से ज्यादा विषय जो चल रहा है वो आर्थिक वाला विषय चल रहा है। हम केवल एक ये आर्थिक विषय को ही फोकस करें तो यानी अप टू 15th सेंचुरी भारत का जो पूरे वर्ल्ड ट्रेड में जो शेयर था वो 1/3 था। यानी पूरे विश्व में जितना व्यापार होता था उस व्यापार का 1/3 शेयर भारत करता था। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हर एक कंट्री के साथ में हमेशा पॉजिटिव रहा है अप टू 1947 तक। और समृद्धि में आप जाके कुछ उदाहरण देखो तो ऐसा जिक्र आता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय जो वर्तमान के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ये जो विश्वविद्यालयों का जिनका नाम लिया जाता है उस स्तर का विश्वविद्यालय था। उस विश्वविद्यालय में पूरे विश्व के बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। उनकी जो एजुकेशन थी इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पे जो टीचर्स रहते थे सब यानी सब व्यवस्था फ्री थी। और केवल आपकी जानकारी के लिए इस नालंदा विश्वविद्यालय को उसके आसपास के 56 गांव फंडिंग करते थे। आप कल्पना करिए कि वो जो 56 गांव हैं वो 56 गांव कितने समृद्ध रहे होंगे कि एक विश्वविद्यालय को चलाते थे। और हम आगे जाएं तो हम जैसे मंदिरों की बात करते हैं तो अभी जो वर्तमान का पाकिस्तान है तो वो उसमें कराची जो शहर है, कराची शहर को देवालय नगर बोला जाता है। उस देवालय नगर में जो मंदिर था, देवालय मंदिर, उसकी ध्वज पताका जो है, ध्वज पताका 2-3-4 किलोमीटर तक देखी जा सकती। और उसको ये जो लूटा गया 300 वर्ष तक लूटा गया। उसमें इतना सोना चांदी था मंदिर में। भाई उस मंदिर में सोना चांदी कहां से आया? तो ये समाज में से आया। और वो समाज उस समय का कोई और आगे हम पद्मनाभ मंदिर की बात करते हैं। पद्मनाभ मंदिर की भी यही स्थिति। आज वहां लाखों करोड़ रुपए का वहां बोलते हैं कि वहां लाखों करोड़ रुपए की उसकी वैल्यूज है। कहां से आया है वो पैसा? तिरुपति मंदिर में कहां से पैसा आया?
तो मैं ये बातें कह के ये बताना चाहता हूं कि इस देश का ग्रामीण क्षेत्र गरीब नहीं था। भारत जो समृद्ध था, भारत अपने ग्रामीण क्षेत्र के आधार पे, अपने ग्रामीण व्यवसाय के आधार पे और उसके आधार पे समृद्ध था। यहाँ का समाज उसके आधार पे समृद्ध था। और थोड़ा हम डिस्कस करें कि हम बात करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र मतलब केवल खेती, केवल फार्मिंग, केवल एग्रीकल्चर। वास्तव में हमारा जो खेडूत था, वो खेडूत केवल खेडूत नहीं था, ही वॉज एन एंटरप्रेनर। और खेती के साथ में सारे कुटीर उद्योग जुड़े हुए थे। यानी कुटीर उद्योग यानी परिवार के साथ में अपने अपने व्यवसाय चलाना। और उसमें जो समय का नियोजन होता था, परिवार के समय का नियोजन होता था, वो इस तरीके से होता था कि जब खेती की आवश्यकता होती थी तो खेती में समय लगाते थे, और जब व्यवसाय की, उद्योग की आवश्यकता होती थी तो उद्योग में समय लगता। तो हमारे यहाँ के कुटीर उद्योग, जैसे मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। मुरादाबाद के बर्तन का उद्योग यानी पीतल और कांसे के बर्तन, बनारस की साड़ियों का उद्योग, फिरोजाबाद का कांच का उद्योग, जयपुर का रजाइयों का उद्योग, हाथी दांत का हमारा बिजनेस, ये सारे जो थे ये सब कुटीर उद्योग फॉर्म ही हमारे देश के रूरल क्षेत्र से चलते। पर वास्तव में समस्या क्या हुई, और आज की डेट में जो हम जल की बात करते हैं, जलवायु की बात करते हैं, जानवर की बात करते हैं, खाद की बात करते हैं, बीज की बात करते हैं, इन सब का नियोजन, सबकी व्यवस्था वहां का जो रूरल खेडूत है, रूरल एंटरप्रेनर है, वो अपने ही गांव से इन सब की व्यवस्था करता है। और इन व्यवस्थाओं के आधार पे हमारा समाज एकदम सुखी संपन्न समाज। हमारे यहाँ की समस्या क्या हुई? समस्या हुई कि जब भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ 1947 में, और हमने वो जो भारत के विकास का जो मॉडल अडॉप्ट किया, भारत के विकास का मॉडल अडॉप्ट किया, तो यानी उसमें हमने पूरा का पूरा पश्चिमी मॉडल अडॉप्ट किया, वेस्टर्न मॉडल हमने अडॉप्ट किया। और वो मॉडल का हमारा ये जो देश है, इस देश की जमीन के साथ, इस देश के रूट्स के साथ में कोई कनेक्शन नहीं। और परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम ये हुआ कि हमारा सारा का सारा जो व्यवसाय के केंद्र हैं, हमारे सारे जो उद्योग हैं, यानी जो हमारी इस देश की इकोनॉमी का जो सेंटर था, वो जो गांव था, उसकी जगह पे धीरे धीरे इस वेस्टर्न मॉडल के कारण इकोनॉमी का मॉडल शहर बनता गया। उसके बाद में फिर जितने भी खेती के लिए अथवा जो इनपुट्स हैं, वो इनपुट्स भी जो वेस्टर्न मॉडल में अडॉप्ट होते थे, यानी हम लोग अपना प्राकृतिक आधार पे खेती करते थे, वहां पे उसकी जगह पे हमको यूरिया फर्टिलाइजर पहना दिया गया। हमारा किसान अपने बीज खुद से पैदा करता था, वो बीज की जगह पे हाइब्रिड बीज दे दिया गया उसको। हमारे यहाँ किसान अपने गांव, रूरल एरिया, वनवासी जो है, अपने जंगलों की रक्षा करते थे, जंगलों की परवरिश करते थे, और जंगलों के जो वायु प्रोड्यूस आते थे उसके आधार पे अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनकी जगह पे हमने इंडिविजुअल राइट्स दे दिए सबको। यानी कुल मिला के हमारे जो भारत के विकास की जितनी भी पॉलिसीज अडॉप्ट हुई, उन पॉलिसीज के कारण हमारा जो भारत का जो रूट था, जिसके आधार पे हमारी समृद्धि की, धीरे धीरे उसकी जड़ें उखड़ती गई। और हमारा जो आधार है, वो आधार रूरल डेवलपमेंट से धीरे धीरे हम शहरों की ओर कंसंट्रेट करते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि रूरल में जो कुटीर उद्योग चलते थे वो अनवायबल होने लग गए। जो खेती होती थी, वो खेती की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, हम हमारे यहाँ दसों हजारों वर्षों से खेती करते आए, हम दसों हजारों वर्षों से गांव में रहते आए। ऐसा क्या हुआ कि पिछले 60-70 साल में किसान को आत्महत्या करनी पड़े? ऐसा क्या हुआ कि उसके पास में जितनी खेती थी वो अनवायबल हो गई? ऐसा क्या हुआ कि गांवों में किसान को हार्ट अटैक आने लगा? ऐसा क्या हुआ कि किसान को कैंसर होने लग गया, किसान को डायबिटीज होने लग गई? ये सब बीमारियां, ये सब जो परिणाम है, ये परिणाम हमने ये जो रॉन्ग मॉडल अडॉप्ट किया उसका परिणाम है। और इसके आर्थिक कंसिक्वेंसेस क्या हुए? यानी जो व्यक्ति गांव में 6 कमरों के मकान का मालिक था, अपनी जमीन का मालिक था, अपने पशु का मालिक था, प्राकृतिक वातावरण में रहता था, यहाँ शहर में वो आके दास बन गया। He has become a slave। वो यहाँ नौकरी करता है,
नौकरी करके 8-10 हजार रुपए की वो नौकरी करता है, अथवा हमने स्लम्स को बढ़ावा दिया। और अल्टीमेटली ये जो पैसे का कंसंट्रेशन है, ऐसा बोलते हैं कि लगभग 2-3% लोगों के पास में, और भारत की 80% जो इकोनॉमी है, इट इज पेनेट्रेटेड इन 2-3% पीपल। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विचार किया कि यदि वास्तव में पूरे समाज को सुखी रखना है, पूरे समाज में जो दीनदयाल जी की विचारधारा थी कि हर खेत को पानी, हर पेट को रोटी और हर हाथ को काम, ऐसी जो विचारधारा थी, यानी अंत्योदय जो वाला पार्ट है, वो लाना है। तो जो मॉडल इकोनॉमी का अडॉप्ट किया है, इस इकोनॉमिक मॉडल में जो जो दूषण है, उन मॉडलों को, उनको दूषण को दूर करना पड़ेगा। और हमको वास्तव में ऐसे मॉडल्स डेवलप करने पड़ेंगे जिससे हम समृद्ध थे, हमारा ग्रामीण क्षेत्र समृद्ध था, और हमारी जो इकोनॉमी का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, इट वाज ऑलमोस्ट इक्वल। वो मॉडल्स हमको खड़े करने पड़े। तो यानी शाश्वत विकास प्रबोधन परिषद जो है, शाश्वत विकास प्रबोधन परिषद, जैसा परिमल भाई ने बताया, जो प्रियम्बल, बिल्कुल उन्होंने ठीक प्रियम्बल रखा। शाश्वत विकास प्रबोधन परिषद का यही प्रियम्बल है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू इंडियन फिलॉसफी, भारत का विकास भारतीय चिंतन के आधार पर होना चाहिए। तो प्रबोधन परिषद इसके लिए कुछ इसने अपने काम के मॉडल बनाए हैं। उनमें से मैं कुछ, समय थोड़ा कम है, फिर भी मैं अपनी बात को संक्षिप्त में रखने का प्रयास करूंगा। एक तो विकास की प्रक्रिया में जितने लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो नाबार्ड है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सबके सामने भारत के जो विकास का जो चिंतन है, जिनके आधार पर भारत समृद्ध था, उनके सामने इन सब विषयों को रखना, इन सब साहित्यों को उनके सामने रखना, सो दैट अल्टीमेटली जो पिछले 70-80 वर्षों के कंटिन्यूअस एक ही तरीके से काम करने के कारण जो हमारा थॉट प्रोसेस बन गया है कि यही विकास का मॉडल है, उससे हमारा दृष्टि विकसित है। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि दृष्टि सीख रहेगी तो दृष्टि ठीक रहेगी। ऐसा एक प्रयास हम शाश्वत विकास प्रबोधन परिषद के माध्यम से करते हैं। दूसरा, जो ग्रामीण क्षेत्र है, अभी हमने गुजरात के 14 जिले, 14 जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको टेकअप किया है, और उनमें हर एक तालुका में हमने एक कार्यकर्ता अपॉइंट किया है। वो कार्यकर्ता ऐसा कि जो ऑलरेडी कुछ सोशल कामों में इन्वॉल्व है, जिसकी वृत्ति थोड़े सोशल कामों में, जिसमें थोड़ा नेशनलिस्टिक व्यू है, थोड़ा अपने गांव के बारे में थोड़ा ऐसा स्वाभिमान है, ऐसे कार्यकर्ताओं को सेलेक्ट करना और उन कार्यकर्ताओं को 1 वर्ष तक पूरा ग्रामीण यानी 50-60 गांवों का अध्ययन करवाना, और उस अध्ययन के आधार पे कुछ ये तय करना कि भाई वास्तव में आज जितना भी विकास के कार्यक्रम उन गांवों में हुए, उसका परिणाम क्या है। वहां पे गांव में जो बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि उन गांवों की ओरिजिनल स्थिति क्या थी, क्या परिवर्तन आए, नेगेटिव, पॉजिटिव, माइग्रेशन क्या हुआ है, वहां से वहां पे अभी पानी की क्या स्थिति है, वहां पे अभी बीजों का कैसा उपयोग होता है, वहां जानवरों की क्या स्थिति है, वहां जंगल की क्या स्थिति है, ऐसा सारा अध्ययन करना। और ऐसे 1 साल के अध्ययन के बाद वहां पे एक क्लस्टर सेलेक्ट करना, और उस क्लस्टर में भारतीय चिंतन के आधार पे एंड वहां के समाज की नीड के आधार पे कुछ प्रोजेक्ट वहां पे करना। जैसे अभी गुजरात में प्रोजेक्ट तो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे है, लेकिन महाराष्ट्र में जहां पे ये काम शुरू हुआ, वहां पे बारीपाड़ा गांव में एक जंगल डेवलप हुआ पिछले 15 वर्ष में, और वो जंगल है, वो पूरे वहां के उस गांव की पॉपुलेशन लगभग 3000 की बस्ती में ये 1100 एकड़ का जंगल डेवलप किया है। इस जंगल का आज की डेट में जो फॉरेस्ट के एक्सपर्ट्स हैं, वो इसका वैल्यूएशन बोलते हैं कि इट इज अबाउट 6000 करोड़ रुपीस। तो आप सोचिए कि समृद्धि की क्या स्थिति हुई कि उस गांव में जो हर एक बच्चा पैदा होता है वो 2 करोड़ का मालिक बन के पैदा होता है केवल एक जंगल के कारण। वहां पे पानी की स्थिति में मार्क्ड इंप्रूवमेंट हुआ है, यानी खेती सुधरी वहां पे। दूसरा, इस जंगल से जो बाई प्रोड्यूस पैदा हो रहा है, उसका वो गांव जो है लगभग 50-60 लाख रुपए का फॉरेस्ट बाई प्रोड्यूस बेच रहा है। प्लस इस जंगल की रक्षा के लिए चौकीदारी जो करना अथवा इस जंगल की साज सवार करना, वहां का लोकल एम्प्लॉयमेंट वहां पे जनरेट किया। तो यानी मैं ऐसा उदाहरण क्यों दे रहा हूं
कि जो गांव में केवल जंगल के कारण क्या का परिवर्तन वहां पे आ सकता है। ऐसे ही हम मॉडल वहां पे नंदुरबार जिले में मॉडल खड़े किए कि कुछ गांवों में तालाब बनाया, जिसके कारण आसपास की 50-60 हेक्टेयर जमीन जो है उसका खेती सुधर गया, वहां से माइग्रेशन बंद हो गया। तो ऐसे ही प्रोजेक्ट हम यहाँ गुजरात के 14 जो वनवासी क्षेत्र हैं वहां से शुरू कर रहे हैं। और उनमें ऐसे प्रोजेक्ट की, जैसे मैं दाऊद जिले में गया था, तो दाऊद जिले में वहां पे हल्दी ग्रो होती है। तो हमने बताया कि जो हल्दी ग्रो होती है, हल्दी का यदि उसी गांव में प्रोसेसिंग करके और पाउडर बना दिया जाए तो वो पाउडर जो है, पाउडर का हल्दी का कुटीर उद्योग बन जाएगा। और ऑर्गेनिक हल्दी, जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया, ऑर्गेनिक हल्दी गांव से मिलेगी। अब वो लोग जो है उस हल्दी को 6-7 रुपए किलो बेच के दाऊद में आ जाते हैं। आज की डेट में वो जो हल्दी का पाउडर है, वो हल्दी का पाउडर 200 रुपए किलो बिक रहा है। और ये जो उन्होंने एफपीओ बनाया है, ये एफपीओ 22 रुपए किलो हल्दी खरीदता है, प्लस ये हल्दी पाउडर बना के जितना प्रॉफिट होता है वो सारे के सारे जो पार्टिसिपेंट फार्मर्स हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। केवल एक छोटा सा कुटीर उद्योग गांव में लगाने के कारण उस गांव में इतनी समृद्धि आई है कि हर एक घर ने, लगभग सबने पक्का घर वहां पे बना लिया। उन लोगों ने गाय पालन शुरू किया, गाय पालन के कारण वहां पे हम एक कोऑपरेटिव डेयरी मिल्क लगाई, सबने दूध वहां पे सर्व करना, सब घरों में जानवर हो गए, एक एक्स्ट्रा आवक उनकी वहां पे शुरू हो गई। तो हम लोग हर एक तालुका में, हर एक जिले में, एक तालुका में एक एक प्रोजेक्ट इस तरीके का कर रहे हैं। एंड दिस मॉडल शुड बी सो सक्सेसफुल कि इसको बाकी जो गांव वाले लोग हैं देख के एंड वो अपने गांवों में इसको रिप्लिकेट कर सके। हमारा ऐसा विश्वास है, जितना मैंने अध्ययन गांवों में किया है कार्यकर्ताओं के साथ में मिलके, और मैं वनवासी क्षेत्रों में गया हूं, यदि इस योजना को हम जिस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हमने वहां पे खड़े किए, तो मेरे को लगता है, और आज का जो वातावरण बन रहा है, इस वातावरण में अगले 15-20 साल में कम से कम गुजरात के ये जो 14 वनवासी जिले हैं, इन 14 वनवासी जिलों में माइग्रेशन विल कम टू ऑलमोस्ट फुल स्टॉप एंड दे विल हैव दी कुटीर उद्योग, दे विल हैव दी प्रॉस्पर्ड फार्मिंग ओवर देयर। वहां से कोई माइग्रेशन नहीं करेगा, लोकल एम्प्लॉयमेंट। और जिस समाज की हम कल्पना करते हैं कि भारत का सर्वे भवंतु वाला समाज, सर्वे भवंतु सुखिनः वाला समाज, ऐसा समाज रचना हम अगले 15-20 साल में प्रबोधन परिषद के माध्यम से जो काम ग्रामीण क्षेत्रों में कर रहे हैं, जैसे बीज। अब बीज में गया, वहां पे हाइब्रिड बीज एमएनसीज का आता है 300-400 रुपए किलो, वो उससे बढ़िया क्वालिटी का बीज अपने गांवों में बना सकते हैं। ऐसा प्रोजेक्ट हमने वहां सक्सेसफुली किया एंड दैट सीड कॉस्ट देम अबाउट 30-40 रुपीज केजी। पानी जो ये लोग फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, उसके कारण पानी का लेवल 600-700 फीट नीचे चला गया है। अब हम उनके साथ में बातचीत करने लगे हैं कि भाई प्राकृतिक खेती, अपने जो पशुओं का गोबर आता है उसके आधार पे खेती, उसके गौमूत्र के आधार पे खेती, उसके कारण जमीन पोरस रहती है और जमीन में पानी अंदर तक जाता है। ये बात खेडूत समझ रहा है, जानता है वो बात। ये बात उनके समझ में आने लगी, पानी का कॉस्ट हो जाएगा, पानी का लेवल सीधा ऊपर आ जाएगा। ऐसे कुछ विषय जो है, जंगल, हम लोग वी आर गोइंग फॉर ए कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट। अभी हमने 14 के 14 जिलों में इस विषय को बहुत एग्रेसिवली चलाया है कि कम से कम हर एक तालुका में प्रबोधन परिषद के माध्यम से एक एक कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट मिले और उस गांव में हम ये जंगल, जितनी जमीन जंगल की है वो जंगल वहां डेवलप हो, उसके वाई प्रोड्यूस मिले, वहां पे लोकल एम्प्लॉयमेंट मिले। ऐसे सारे प्रयास हम प्रबोधन परिषद के माध्यम से कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि जितना अनुभव मैं इन क्षेत्रों में गया हूं, जितना मैंने अधिकारियों से सुना है, नाबार्ड से मिला, केवीके से मिला, कलेक्टरों से मिला, सबके मन में ये विषय के लिए खूब सारा फर्टाइल जमीन है। केवल एक पॉलिसी एनेबलिंग ऐसा बोल सकते हैं, और दूसरा थोड़ा हमको एक माहौल बनाने की जरूरत है, इन बातों को बल देने की जरूरत है। इन बातों के आधार पे ये सारे जो परिवर्तन है, ये समाज तैयार बैठा है बिल्कुल कि ये परिवर्तन आने चाहिए और ये संभव है। हम लगता है कि जैसा उन्नत भारत का आयोजन है, प्रोफेसर परिमल भाई का हमको जितने बार भी कार्यक्रम के लिए आते हैं, सब में सहयोग रहता है। हम सब मिलके इस दिशा में प्रयत्न करेंगे। सफलता पक्की है और पक्की है, हमको सफलता मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you, Pradeep ji, for your valuable inputs.
धन्यवाद प्रदीप जी, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। नमस्कार साहब, नमस्कार, धन्यवाद। यस शीतल प्लीज। Today we have with us Dr. K.D. Yadav. He is a regional coordinator of Unnat Bharat Abhiyan. Professor K.D. Yadav is professor in the Department of Civil Engineering, SVNIT, Surat. His area of interest is ecological sanitation, grey water, composting and vermicomposting. He has published articles in international and national journals. I request Professor K.D. Yadav to brief about Unnat Bharat Abhiyan and its activities in the Gujarat. Over to K.D. Yadav. Thank you, madam. First off, I would like to thanks to MS University for very good initiative. Sir, your voice is not clear. I am thankful to अग्रवाल जी बेसिकली आई एम लिसनिंग वेरी जिस तरीके से अग्रवाल जी किया जा रहा है आई थिंक उन्नत भारत अभियान उसी के लिए काम कर रहा है सो सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया एमएस यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम कर रही है उन्नत भारत अभियान के लिए और जिस तरीके से कोविड का क्या इफेक्ट है गांव में इसके ऊपर उन्होंने जो एटलीस्ट इन इंडिया so thanks to Seetal madam for that very good initiative by MS University and उन्नत भारत अभियान क्या है तो ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है मैं उसमें बहुत नहीं जानना चाहता हूँ मुख्य उद्देश्य उन्नत भारत अभियान का जो है वो यही है और मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है हमें जरूरत है सबसे पहले रादर देन थिंकिंग कि हम हाई फाई स्ट्रक्चर बना दें रोड बनाते हैं गांव में जाके या वो कर दें जो गांव का मुख्य चीज है जैसे कि उनकी जो खेती है हमें खेती में किस तरीके से सुधार किया और उसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आती है और लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया जाता है सो अभी लिक्विड फर्टिलाइजर का मार्केट कितना बड़ा इंडिया में नहीं है लोगों को उसकी इतनी समझ नहीं है लोग काम कर रहे हैं लेकिन मुझे ये बताते बहुत खुशी हो रही है कि ये इस प्लांट के ऊपर जितना लिक्विड फर्टिलाइजर बनता है पूरा का पूरा बिक जाता है और जो लोग खरीद के ले फीडबैक है सो मैं ये चाहता हूँ चीज है कि गांव की जो मूलभूत चीज है इंडेंट होते हैं तो सबसे पहले हमें ऐसे काम करने की जरूरत है ताकि उनकी जो आजीविका है खेती में किस तरीके से सुधार हो उसके ऊपर काम किया जाना चाहिए और इसके बाद दूसरा उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि उनको उसी गांव में रोजी रोटी कैसे मिले जैसा कि अग्रवाल साहब ने उदाहरण दिया कि गांव में वहां पर दाहोद के पास जो गांव है वहां पर हल्दी बहुत होती है तो अक्सर ऐसा होती है तो उसकी वैल्यू 20 गुना और 30 गुना हो जाती है तो अगर हम ऐसा कुछ कर सकें कि जहां पर जिस चीज का उत्पादन हो रहा है वहीं पर कुछ इसका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लगाया जा सके और उनका जो उत्पाद है आज जो 1 रुपए में बिक रहा है जिसकी वैल्यू उनको 1 रुपए मिलती है मुझे लगता है उसी चीज की वैल्यू तो जो आत्मनिर्भर अच्छे ढंग से चलाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमको आत्मनिर्भर बनना है वो एक बनेगा और दूसरी चीज ये है कि वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा तो शायद इसके ऊपर हमें आज की डेट में फोकस करने की जरूरत है सो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उनको किस तरीके से के लिए जो भी टेक्निकल असिस्टेंट की जरूरत है उसको प्रोवाइड करें और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शीतल मैडम को वाइस चांसलर जी एमएस यूनिवर्सिटी के जिन्होंने वेबिनार का आयोजन किया थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर नाउ आई रिक्वेस्ट डॉक्टर सतीश बोडला सर टू इंट्रोड्यूस आवर स्पीकर प्रोफेसर जगदीश यादव Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. A very good afternoon to all the dignitaries present here. It's my immense pleasure to introduce one of the renowned speakers of today's webinar,
Professor Jagdish Jadhav. Presently, sir is working as a Dean of Social Sciences, Central University of Rajasthan. He is in social work teaching since 2000 and having unique contribution in teaching, research and social work practice. He has worked as a Deputy Registrar for Bharati Vidyapith, Pune. President of India appointed him as a Deputy Director for the National Commission for Denotified Nomadic and Semi-Nomadic Tribes during 2006 and 7. He has served in Ministry of Social Justice and Empowerment on deputation. He has published 8 books and has presented more than 40 papers at various national or international level and published 200 articles in Maharashtra leading papers. He is a chief editor of Indian Journal of Sustainable Development, editorial board members of South Asia Journal of Participative Development, associate editor for Indian Journal of Democratic Governance. Under his efforts under Unnat Bharat Abhiyan, the efforts are recognized by the Collector of Ajmer, and sir is rewarded for his efforts in the field of Swachhta and Unnat Bharat Abhiyan. And his main focus was with solid management and liquid waste management, how management work can be done at various villages. And recently he is being nominated as a member of Central Employment Guarantee Council under the Ministry of Rural Development. I welcome you, sir. Thank you so much being with us. Thank you. Over to you, Sheetal ma'am. Now I request Professor Jagdish Solanki. Now Over I to request, Jagdish Jadhav, sir, please. Satish, am I audible? Yes, sir, please. Please continue, sir. Dr. Satish, thank you. Dr. Satish, thank you for your very illustrious introduction. परम आदरणीय कुलपति महोदय प्रोफेसर परिमल व्यास सर, मैं आपकी गरिमा में उपस्थिति के लिए और हमारा सबका उत्साहवर्धन करने के लिए आप यहाँ पे वर्चुअली बैठे हैं एंड यू आर इनकरेजिंग अस. थैंक यू सर, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू. मुझे हर बार नया अवसर और शक्ति प्रदान करने वाले मेरे गुरुतुल्य मार्गदर्शक प्रोफेसर एम.एन. परमार सर, शाश्वत विकास प्रबोधन प्रतिष्ठान के निर्देशक आदरणीय महानुभाव प्रदीप अग्रवाल जी, हमारे उन्नत भारत अभियान गुजरात के क्षेत्रीय समन्वयक डॉक्टर के.डी. यादव जी, विश्वविद्यालय के IQAC निर्देशक प्रोफेसर B.A. चक्रवर्ती सर, विश्वविद्यालय उन्नत भारत अभियान के समन्वयक बहन श्री शीतल चिनखेड़े जी, मेरे मित्र और पुराने सहयोगी डॉक्टर शिथिल बोदला जी, सारे डीन, अध्यापकगण, छात्रगण और भाइयों बहनों, I'm really fortunate and I have been really honored to present the work done by Rajasthan, Central University of Rajasthan in collaboration with district administration under the able guidance of then Ministry of MHRD and today's Ministry of Education. We have just 2 minutes film which is made on our UBA Mundati work. By soliciting the permission from Honorable Vice Chancellor, I just wish to screen this 2 minutes movie here, which will be followed by my presentation.
नखराड़ो नखराड़ो गुरमत नखराड़ो। Am I audible to you? Yes, yes, please. Yes. मैं आने वाले 15 मिनट में कोशिश करूंगा कि मैं मेरा जो हमने राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के माध्यम से जो हमने आजू बाजू के जो गांव में काम किया उसका मैं बिल्कुल संक्षिप्त विवरण कुलपति महोदय और आप सभी महानुभावों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। हाँ, and I'm very much thankful to Honorable Vice Chancellor for putting in perspective the entire today's webinar. And he has rightly said that how the university community engagement is needed to facilitate the process of rural development. But this process is required the convergence at various level, and for which purposes under the guidance of the MHRD, we have constituted a consortium where the different agencies were the part of this process. अजमेर एक राजस्थान का एक महत्वपूर्ण जिला है जो लोक संख्या के अनुपात में 5वें स्थान पर होता है और अजमेर जिले की लोक संख्या जो है वो करीबन 25-26 लाख के स्वरूप में है। जैसे ही हमने उन्नत भारत अभियान की शुरुआत यूनिवर्सिटी के माध्यम से आजू बाजू के गाँव में जब हमने की तो हमने हमारे कलेक्टर महोदय से जो वार्ता होने के बाद in consultation with our SDM Kishangarh, we have finalized the 6 villages. We made the cluster of 6 villages. आमतौर पे लोग 5 गांव का एक क्लस्टर बनाते हैं, लेकिन हमने 6वां और 7वां गांव इसलिए चुना ताकि अगर किसी गांव में हमारा काम अगर आगे नहीं बढ़ पाया तो we must have some kind of the substitute village. And being a professor of social work and knowing the techniques, different techniques of participatory development process, we have undertaken the activities of the baseline survey, making the community profile. We have undertaken the household survey process, and we also very successfully completed the community profile. As I said already, this is not just work done by the Central University of Rajasthan. ये काम केवल राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय का नहीं है, लेकिन इस गांव में हमारी मुंडोती की ग्राम पंचायत, जिलाधिकारी महोदय का कार्यालय, जिला परिषद, स्वच्छ भारत मिशन, स्थानीय लोग, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और स्थानिक स्वराज जैसी संस्था जैसे कि शाश्वत विकास प्रबोधन प्रतिष्ठान एक गुजरात की बहुत बड़ी संस्था है। इस प्रकार से हमारे राजस्थान की कुछ संस्थाएं, ये सब संस्थाओं का मिला के एक हमने कंसोर्शियम एस्टेब्लिश किया और इस कंसोर्शियम के माध्यम से हमारे यहाँ काम शुरू हुआ। कोई भी अच्छा काम होने के लिए 2 चीजें बड़ी आवश्यक होती है। एक होती है पैशन फ्रॉम द टॉप और दूसरा होता है ओनरशिप फ्रॉम द बॉटम। क्योंकि जब तक ये सारे कामों के लिए एक बहुत बड़ी निधि की आवश्यकता भी होगी और जब तक हमारे अधिकारी गणों के हृदय में ग्रामीण विकास के प्रति अगर पैशन नहीं होगी और स्थानिक लोगों में यदि उस काम को अपनाने के लिए एक ओनरशिप की भावना नहीं होगी तो ये काम सस्टेन नहीं होगा। तो ग्रामीण विकास के संदर्भ में लोगों का पार्टिसिपेशन, द सस्टेन पीपल्स पार्टिसिपेशन इज रियली द मंत्र ऑफ द उन्नत भारत अभियान। As we have started this process in 2016 until the 2019, विगत 3 वर्षों में ये काम बहुत ही अच्छे तरह से आगे आता रहा, लेकिन कोरोना के प्रकोप के अभी हम लोग आजू बाजू के गांवों में नहीं जा पा रहे हैं। 2016 में राजस्थान के समक्ष और पर्टिकुलरली अजमेर जिले के समक्ष में एक बहुत बड़ी चुनौती थी और वो चुनौती ये थी कि गांवों को खुले के शौच से मुक्त करना। बहुत बार ऐसा होता है कि विकास की प्रक्रिया के बारे में प्राध्यापकों को जो लगता है, अधिकारों को जो लगता है, उससे भी ज्यादा गांव के लोगों को क्या लगता है, उनका विकास का प्राधान्य क्रम क्या है, उनको अपने विकास के बारे में क्या लगता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण लगता है। तो खुले से शौच मुक्त करना ये तो हमारा राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा था। तो हमने इसके बारे में कोशिश की कि ये अभियान प्रधानमंत्री जी का नहीं है, भारत सरकार का नहीं है, ये अभियान गांव का होना चाहिए, ये अभियान हम सबका होना चाहिए। तो इस तरह से हमने जो अलग अलग ग्राम सभाएं जो हमारे गांव में आयोजन की, तो गांव के
just because of the participation from every corner of that village, finally we could constituted two communities. एक हमारी रही ग्राम विकास समिति और दूसरी रही हमारी ऑब्जर्वेशन कमेटी। ये जो ग्राम विकास समिति थी, इसमें गांव के युवा लोगों का बड़ा सहभाग था, और निगरानी दल जो ऑब्जर्वेशन कमेटी थी, इसमें गांव के सीनियर सिटीजन्स लोगों का बड़ा सहभाग था। तो हर गुरुवार के दिन हमारी एक नियोजन की बैठक होती थी, और इस सप्ताह में हम क्या काम करने जा रहे हैं, पूरे हफ्ते भर में हमारा क्या काम होगा, इसके ऊपर काम करने वाला विकास दल का काम था। और इस काम को हमेशा मार्गदर्शन देने वाला जो काम था वो हमारे निगरानी दल का। Of course, being a central university as situated adjoining to the different villages, the university professors, we had a lot of interaction sections with the different community people, and we emphasized on that how the IAC, information, education and communication, can be implemented to bring out the behavioral change in different communities. So, मुंडोती को 100% खुले से शौच मुक्त बनाने का ये हमारा पहला लक्ष्य था, एंड फॉर विच वी मेड अ वेरी सिस्टमेटिक प्लान, एंड बाय सीकिंग सब्सिडीज फ्रॉम द अवर जिला परिषद, इस प्रकार से हमने अलग अलग शौचालय के मॉडल हम लोगों ने लोगों के सामने रखे। बहुत बार ऐसा होता है कि शौचालय के जो मॉडल जो होते हैं लोग उसको अपनाते नहीं हैं, तो हमने ये मौका लोगों को दिया कि हमें 2 पीट्स का शौचालय चाहिए या सिंगल पीट का शौचालय चाहिए, ताकि राजस्थान एक पानी की मात्रा कम होने वाला राज्य है, जहाँ पे बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द वाटर पीपल नॉर्मली अवॉइड टू यूजिंग अ टॉयलेट एंड दे प्रीफर टू गो इन ओपन इन रिस्पॉन्ड टू नेचुरल कॉज। तो हमने ये शौचालय के मॉडल के ऊपर लोकल इंजीनियर्स ग्रुप के साथ काम किया, और हमारे मॉडल का फोकस था कि हमें कम पानी वाले टॉयलेट चाहिए थे, जिसके गांव के सारी महिलाओं ने पहले अपनाया। लोगों के मन में पहले शौचालय का उपयोग करने की इतनी उत्सुकता नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे बिकॉज ऑफ अवर कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन, इंटरैक्शन, एंड बाय मेकिंग इट क्लोज टू द प्रतिष्ठा ऑफ द विमेन, बाय इमोशनली अपीलिंग देम, धीरे धीरे हम लोग शौचालय को अपनाने में हम लोग कामयाब रहे। जब गांव में शौचालय 100% बने और उसका उपयोग भी बढ़ा, तब फिर हमने हमारा ध्यान ये किया कि गांवों में जो बहने वाला यूज किया हुआ जो पानी होता है, जो अक्सर गलियों में बहता है, फिर नाले में परावर्तित होता है, फिर गांव में कीचड़ होता है, फिर कीचड़ बनने से गांव में और भी बहुत सारे मॉस्किटो से लेके बहुत सारी स्वास्थ्य की समस्याएं आती है। तो बाय ड्रॉइंग इन्फरेंसेस एंड बाय लर्निंग सम काइंड ऑफ ड्रॉइंग नॉलेज फ्रॉम द महाराष्ट्र, वी इनिशिएटेड दिस प्रोसेस कंस्ट्रक्टिंग अ डिफरेंट सोक पिट्स। ये बहुत ही लोकली रिलेवेंट, इकोलॉजिकली सेंसिटिव और एक जीरो बजट टेक्निक है। केवल 20 और 25 रुपए में, जहां पे घर से पानी का निकासी होता है, अगर आप उसको केवल एक 6-7 फुट प्लास्टिक पाइप का उपयोग करके घर के सामने 3 बाई 3 का अगर आप एक गड्ढा खोदते हो, तो आप इस चित्र में देखोगे कि इस प्रकार से घर में, जैसे कि प्रदीप अग्रवाल जी कह रहे थे एकात्म मानवतावाद की परिभाषा में, कि अगर हम घर का पानी अगर आंगन में करेंगे और खेत का पानी अगर हम बांध तक ही सीमित कर रखेंगे, तो हो सकता है कि हम हमारा अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो है हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस बहाने हमने गांव में 3 गांव में इस प्रकार से 100 सोक पिट्स का हमने लोगों के सामने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया, उसको सक्सेसफुल करके दिखाया, और अब लोग इस सोक पिट की प्रक्रिया को अपनाने लगे हैं। जैसे ही हम लोग सोक पिट में इंडिविजुअल हाउस होल्ड सोक पिट में जब हमें लगा कि दिस मॉडल इज सक्सेडिंग, देन वी शिफ्टेड टुवर्ड्स द मैजिक सोक पिट। मैजिक सोक पिट ये होता है कि गांव में जो कॉमन प्रॉपर्टी की जो जगह होती है, सपोज दिस इज अ हैंड पंप, सो एवरी हाउस होल्ड इज इंटाइटल्ड टू यूज दैट वाटर पंप, बट इफ यू गोइंग टू आस्क देम टू टेक चार्ज ऑफ दैट और टू मेंटेन दैट हैंड पंप, सो नो वन विल कम फॉरवर्ड। तो ऐसे जो कॉमन जगह पे जो ये जो हैंडपंप जैसी जगहें थी, वहां पे हमें मैजिक सोक पिट की आवश्यकता थी, और हमने फिर 14th फाइनेंस कमीशन के प्लान में से कन्वर्जन से बजट हमने पंचायत समिति से ले लिया, और गांव में हमने हर जगह पे इस प्रकार से मैजिक सोक पिट भी बन गए। तो सोक पिट के माध्यम से आप इस चित्र में देखते होंगे कि गांव का पानी जो है अभी वो बह नहीं रहा है, वो जमीन के नीचे जा रहा है, और आप इस हैंडपंप को देख रहे होंगे कि हैंडपंप का पानी भी जमीन के नीचे ही जा रहा है।
अब बात करेंगे हम लोग कि हमने गांव का कचरे का वर्गीकरण, मतलब हाउ टू सेग्रीगेट द वेस्ट। एक होता है सॉलिड वेस्ट, इसको हमने किस प्रकार से वर्गीकृत किया। तो गांव के अधिकतर लोग तो किसान हैं, उनके पास ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर के लिए आता है एक ऑयल। तो ये बहुत सारे जो बड़े बड़े पंप थे, ये विचार गांव के लोगों का ही है। उन्होंने ही मतलब इस बड़े पंप को दो हिस्सों में काटा और ये बिल्कुल लो कॉस्ट मैकेनिज्म अपना के लोगों ने इस तरह से ये डस्टबिन बनाए और गांव के अलग अलग कोने में ये डस्टबिन बिठा दिए। जब डस्टबिन बिठाना एक तरीका था, तो हमें मनरेगा के अंडर 2 लोगों को एम्प्लॉय करने का हमारे एसडीएम साहब ने हमें परमिशन दिया। तो उस 14 फाइनेंस कमीशन से हमने इस प्रकार का गाड़ी खरीदा, उसके ऊपर हमने डिब्बे खरीदे, हर हाउस होल्ड को हमने एक ग्रीन कलर का और एक व्हाइट कलर का वेस्ट बिन जो है वो हमने प्रदान किया और हमने लोगों के बीच में चेतना जगाने की कोशिश की दैट पीपल शुड segregate their biodegradable and non-biodegradable, but still people are mixing it। और हमारा खुद का रिसर्च ये कहता है कि हर घर के प्रति हर हफ्ते में लगभग 2 किलो प्लास्टिक होता है। तो इस प्रकार से अभी हम लोग बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सेग्रीगेट करते हैं और आने वाले समय में लोकल बेस अगर हम कुछ प्लास्टिक से कुछ ईंधन या प्लास्टिक से ऑयल, इस प्रकार की अगर कोई इंडस्ट्री हम लोग गांव के स्तर पर बना पाते हैं, इसकी प्रक्रिया अभी हमारे मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ आवर प्रोसेस एंड वी हैव बिल्डेड दिस काइंड ऑफ दी पिट्स हियर, जहां पे गांव का सारा कचरा एक जगह पे लाया जाता है, उससे फिर प्लास्टिक अलग निकाला जाता है एंड वी आर मेकिंग वेल्थ फ्रॉम द वेस्ट। तो ये गांव का ही इन्वेस्टमेंट है और गांव वाले लोग इस प्रकार से कर रहे हैं। सबसे मेजर चैलेंज हमारे पास ये है कि बहुत बार जब गवर्नमेंट अपील करता है, कलेक्टर महोदय आके जब गांव की मीटिंग करते हैं, तो लोग हाँ में हाँ मिलाकर कुछ काम प्रोसेस आगे लेके जाते हैं, बट टू सस्टेन दैट प्रोसेस इज रियल चैलेंज बिफोर द इंटायर प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। And as we are getting the support from this Mukhyamantri Gram Swachh Yojana and as we got the 2 people from मनरेगा स्कीम, हम लोग इस प्रक्रिया को अभी तक सस्टेन कर पा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि और हमने लगभग ये 3 साल वी फॉलोड दिस प्रोसेस कि थर्सडे हम लोग यूनिवर्सिटी से कुछ छात्र अध्यापकगण गांव में जाते हैं, युवा लोगों के साथ मीटिंग लेते हैं और महीने में एक बार हमारी ग्राम सभा होती है। तो ग्राम सभा एक बहुत बड़ी व्यापक प्रक्रिया है जो बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन को किस तरह से माइक्रो प्लान करना है, इसका डिसीजन जो है वो यूथ मीटिंग में होता है। तो इस प्रकार से ये सारे काम तो 2-3 महीने चले, 2-3 साल चले। हर संडे यूनिवर्सिटीज के कुछ छात्र आजू बाजू के गाँव में जाते हैं और गाँव में ये क्लीनलीनेस ड्राइव जो है ये नियमित स्वरूप से होता रहा है। तो हमने हमारे 5 गांव में मतलब प्रतिभागिता का भी आयोजन किया और हम जो गांव इसमें बहुत अच्छा दिखेगा तो उसको कुछ पुरस्कार दिया जाएगा। तो देयर वाज अ हेल्दी कंपटीशन अमंग ऑल दीज 5 विलेजेस एंड वी कुड मोटिवेट ऑल दीज यूथ्स, वी यूज्ड टू ब्रिंग देम टुगेदर एंड देयर वाज बिकॉज ऑफ दिस हेल्दी कंपटीशन द यूथ्स एंड द women, the children very wholeheartedly they participated and we observed that during certain period all these villages they used to maintain lot of cleanliness। इसके साथ साथ हमने कोशिश किया कि कलेक्टर जैसे अधिकारी, एसडीएम जैसे अधिकारी गांव में आए। अक्सर होता है कि गांव और अधिकारीगण इनमें भी बहुत बड़ा फासला होता है एंड यूनिवर्सिटी बीइंग एन नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और द एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस वी कैन ब्रिंग एडमिनिस्ट्रेशंस एंड द पीपल टुगेदर and by seeking the help from our district collector we could establish a community library in village and still that library is sustained। गांव में हमें बहुत बार ये अनुभव हुआ कि गांव की जो कॉमन प्रॉपर्टी लैंड है, जो चरागाह है, जो ग्रेजिंग लैंड है, इसके ऊपर लोगों ने इंक्रोचमेंट किया है। एज नाउ वी हैव सॉलिसिटेड सपोर्ट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वी कुड फैसिलिटेट दिस प्रोसेस एट द बॉटम लेवल और ये लगभग मतलब 50 बीघा जमीन हमें मिली कि इसके ऊपर का जो इंक्रोचमेंट था हमने उसको हटा दिया। अब हमने इंक्रोचमेंट तो हटा दिया लेकिन हमारे पास कोई विकल्प होना चाहिए। सो व्हाट वी डिड,
तो बहुत बार गांव के स्तर पर कुछ अपनी अपनी मान्यताएं होती है, परंपराएं होती है। तो जैसे कि अभी ये पितृपक्ष चल रहा है, तो हमने लोगों को एक बड़ा निवेदन किया कि हम लोग अपने पूर्वजों के नाम पर पौधे लगाएंगे। जो जमीन हमने अतिक्रमण से मुक्त की है, उस जमीन का भी अभी कुछ उपयोग होना चाहिए। तो अपने पूर्वजों के नाम का एक कुछ स्मृति उद्यान होना चाहिए। तो हमने ये स्मृति उद्यान किया। तो लोगों का एक परंपरागत ज्ञान अगर हम थोड़े से इनोवेशन के साथ अगर हम जोड़ दें और अगर हम उसमें कुछ ऐड ऑन कर दे, तो गांव के स्तर पर भी बहुत सारी योजनाएं बन पाती है। और इसके लिए आपको या मुझे हर वी नीड टू सीक सपोर्ट फ्रॉम एवरी कॉर्नर। जैसे कि वी इनवाइटेड अवर MP कैंडिडेट सावरलाल जी जाट, तो हमने उनके माध्यम से गांव में कुछ पौधे लगवाए। हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटीज के जो लोग हैं, हमने उनको बुला के उनके हाथों से कुछ पौधे लगवाए। That all these villages are basically dominated by the Jat and the Gujjar community. So we invited the leaders from the regional community. So without condemning the people's spiritual feeling, we can encash their उनकी मन की जो आस्था होती है या फिर उनका मन का जो आध्यात्मिक भाव होता है, तो सामाजिक कामों में हम उसका भी बहुत बड़ा अच्छा उपयोग कर सकते हैं। तो अभी आप देख पाओगे कि ये तालाब जो पहले बहुत कचरे से भरा हुआ था, जो उपयोग में नहीं था, पशुओं के भी उपयोग में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी ये तालाब का उपयोग हमारे मवेशी है, हमारे जानवर है, उनके उपयोग में आ रहा है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस काम के लिए 47 लाख रुपीस डोनेट किए थे एंड वी कुड कंस्ट्रक्ट दिस सिक्योरिटी वॉल दैट। तो ये तालाब का भी हमारे यहाँ पुनर्निर्माण हो गया। हम साल में 2 बार गांव का, आजू बाजू के गांवों का एक क्लीनलीनेस सर्वे करते हैं, ताकि बच्चों में भी एक कंपटीशन रहे कि हमारे 5 गांव में से क्लीनलीनेस में हमारा गांव आगे आना चाहिए। तो हमने जिला परिषद की सहभागिता से इस प्रकार से फॉर्म डेवलप किए हैं। तो बच्चे ही खुद सर्वे करते हैं, जिसमें घरों का शौचालय का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है, इसका भी नियमित स्वरूप से निरीक्षण होता है। सो चिल्ड्रन दे आर द बेस्ट मैसेंजर एंड दिस इज चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच, एंड बाय फॉलोइंग द चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच वी आर ऑब्जर्विंग दैट people are maintaining cleanliness and they are using toilets. जैसे कि अग्रवाल साहब हमें कह रहे थे कि सोशल फॉरेस्ट्री के तरफ भी जाना चाहिए, पंचायत राज डेवलपमेंट के भी कुछ कार्यक्रम होने चाहिए। दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर स्कोप। लेकिन जब हम ये स्वच्छता अभियान में जब हमारे गांवों को पुरस्कार मिला, तो ये DD नेशनल या अलग अलग मीडिया से लोग आए, तो गांव की महिलाएं स्वयं आगे आ रही है और उनको लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं, it is increasing their self-esteem and the confidence. So now people are shouldering responsibility. You can see basically the sanitary napkin vending machine, जो हमें शहरों में भी देखने को नहीं मिलता है. But the Mundoti village is having this sanitary napkin vending machine. आपने वो फिल्म में भी देखा होगा कि that girl is dropping the coin of the 1 rupee and she is getting the sanitary napkin. तो ये सैनिटरी नैपकिन का उपयोग के माध्यम से गांव की लड़कियां काफी खुश हैं। तो हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि बाय इनकरेजिंग द सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, क्या हम सैनिटरी नैपकिन का प्रोसेसिंग गांव के स्तर पर भी कर पाते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द बेसिकली द चैलेंजेस ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, पर्सनली आई फील दैट the globalization, challenge of sustainable development, tradition, innovation, educational system, these are the challenge of the new millennium, and it is a challenge before this system of the higher education to move towards a sustainable society. बहुत बार अक्सर होता है कि हमारा जो रिसर्च होता है वो लाइब्रेरी तक सीमित रह जाता है। हालांकि हमारे जिले के स्तर पर या शहर के स्तर पर पानी की समस्याओं का निपटारा करना या हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को एक अच्छी जगह पे लाना या फिर प्लास्टिक का निर्मूलन करना, ये बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं कि जिनको हम रोज अनुभव करते हैं, बट वी डोंट मेक इट एज अ चैलेंज एज अवर एकेडमिक part and parcel. So if we opt the good research topic and if we undertake the action research, then we can face this kind of the challenges. मुझे लगता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड यूबीए का एसोसिएशन एक प्रकार से हो सकता है कि एज दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ द एजुकेशन, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड लर्निंग टू बी। तो यूबीए हमें ये सारे अवसर प्रदान करता है कि
we need not confine ourselves within the four walls of our education boundaries. So teacher and the students, very well, they can move out, they can engage themselves through their research and the extension activities, and they brought off a lot many positive changes. Access, equity, quality, affordability, and accountability. These five words are called as a Panchasheel of new economic policy. और जब तक विश्वविद्यालयों का गांवों के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगा, टिल दैट टाइम वी विल नॉट ओवरकम द चैलेंज ऑफ इंक्रीजिंग द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जो आज हमारा केवल 25% है. तो अगर हमें 25% से अगर 50% तक अगर जाना है, तो एनएसएस एंड यूबीए और द कम्युनिटी डेवलपमेंट सेल, these are the very best platform. And I very much welcome this initiative taken by Maharaja Sayaji University Baroda, because the 93% students are studying in state universities. हमारे देश में 800 universities and 40,000 colleges, they are catering to education, and 40% colleges are running a single faculty program. So these are the challenges very well addressed by the new education policy. So if we imbibe the spirit of the Unnat Bharat Abhiyan, and if we take it as a mandate, then we can facilitate the both thing. One is achieving the goal of new education policy, and second is achieving the goal of Unnat Bharat Abhiyan. So these are the certain small initiatives where you can establish a community library in a village, and the community library can become the place of the day-to-day interaction where people will sit together and plan their activities, and in gradually it will help us basically to increase our gross enrollment ratio. जब तक हम स्कूल ड्रॉप आउट के ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक विश्वविद्यालयों का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो नहीं बढ़ाएगा, नहीं आगे आएगा. जैसे कि हमने ये, दिस इज अवर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, गांव-गांव में बूंद जल का अनोखा प्रबंधन, तो इस प्रकार से काम हुआ. एंड यू कैन सी द बेसिकली सिरोही इज अनदर विलेज जहां पे हम मतलब साल भर में 50,000 लीटर पानी हम लोग बचा पाते हैं. And this were got appreciation and Swachhata ranking award by Ranking Abhiyan, and this is the people's assertion. And now today Ajmer is entirely open defecation free, and this is the people's mandate. So in addition to the Swachh Bharat mission and the Unnat Bharat Abhiyan, so lot many positive things are happening in Ajmer. So I would request such things need to be witnessed personally. So this is the slogan of our Rajasthan, that Padharo Maharo Desh. So I will invite all of you to visit my university and to see the work, what is happening in all these 5 villages with your personal things. So thank you very much for this wonderful opportunity. And this was the work undertaken by my university under the banner of Unnat Bharat Abhiyan. Thank you very much. Satish sir. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. A very good afternoon to all and one present here. Respected Honorable Vice Chancellor Professor Parimal Vyas sir, Shri Pradeep Agarwal ji, Professor Jagdish Yadav ji, Dr. K.D. Yadav ji, Professor B.H. Chakravarti, Director IQAC, Professor M.N. Parmar, UBA Coordinator, Deans from various faculties, Ms. Sheetal Singh Khede, UBA Coordinator, participants from various parts of the country, and my dear friends. It's my privilege to extend a vote of thanks to our esteemed speakers for the webinar and others to make this webinar a great success. First of all, I would like to take this opportunity to place on record my hearty thanks to our dynamic leader, Honorable Vice Chancellor Professor Parimal Vyas sir, for always supporting, guiding and motivating the team UBA. Thank you so much, sir, for your blessings, the webinars with your presence. I am also thankful to Shri Pradeep Agarwal ji, Director Shashwat Vikas Prabodhan Parishad, for sharing the model initiated by the Parishad and how the villagers can be motivated for organic farming and other fields, and how this particular model can be initiated by the various institutions working under Unnat Bharat Abhiyan. Thank you, sir. I am also thankful to Dr. K.D. Yadav, sir, Regional Director UBA SUNIT Surat, being a mentor of UBA
and enlightening us about how small-scale industries can be promoted in rural areas and how the agriculture development can be initiated and livelihood at rural areas can be initiated. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for sharing your valuable time with us. I am also thankful to Professor Jagdish Yadav, sir, for always to be very supportive to us and very tightly, sir, related the rural development models and initiatives initiated by Central University of Rajasthan under Unnat Bharat Abhiyan and how those activities and model can be linked with the national education policy. Thank you very much, sir, for accepting our invitation and sharing your valuable time. A sincere thanks to Professor B.H. Chakravarti, sir, Director IQAC, Professor M.N. Parmar, the Coordinator UBA, Deans of various faculties for being a mentor of the webinar. Thank you so much for your kind support and always motivating young minds. I also acknowledge the contribution of Ms. Sital Sinkhede for coordinating the event and also Dr. Arun Anand for always supporting us technically. Thank you so much, sir. All the participants for various parts of the country and working under UBA for being a part of the webinar. In the last but not the least, I am thankful to student volunteers who is working under Unnat Bharat Abhiyan, the Maharaja Sayajirao University of Baroda. And these initiatives and activities not possible without the active support of our volunteers. I am thankful to you also. Once again, thank you very much all. Thank you.